अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्रेट एग्रीकल्चर डिबेट के साथ बिन्यामिन शौकत हाजिर खिदमत है। और नाज़रीन, आज की ग्रेट डिबेट का हिस्सा है ग्रेट साइम रशीद साहब। नाज़रीन, आज का हमारा इन्वान इंतहाई अहम और दिल को छू लेने वाला है, यानी सैलाब। सैलाब ने पाकिस्तान को किस तरह मुतासर किया है, सैलाब ने पाकिस्तानी ज़राअत को किस तरह मुतासर किया है, सैलाब ने पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक को किस तरह मुतासर किया है और सैलाब ने पाकिस्तानी अवाम को किस तरह मुतासर किया है। नाज़रीन, अल्लाह ताला की तरफ से बारिश तो आती ही रहेगी क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत है। अब इस बारिश को मैनेज कैसे करना है, इसको जहमत की बजाय रहमत कैसे बनाना है, ये सारे अनवान, ये सारे टॉपिक्स हमारी आज का ग्रेट डिबेट का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में मैं छोटी सी नज़म आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। सुती रही सरकार फरीदा, डूब गई रूही यार फरीदा, चार चुफेरे पानी दिसे, लोग फसे विचकार फरीदा, कच्चे कोठे कीवें चुकन ए बारिश दा भार फरीदा, साडे नां दी सुर्खी लगी वेख जरा अखबार फरीदा, ओ इस्लामाबाद खड़ाए जेड़ा सी गमखार फरीदा, पानी अगे कीवें पानी अगे क्यों नहीं आंदी जन्नत चों दीवार फरीदा, ना परवेज ना हमजा साडा, ना साडा बुजदार फरीदा, नचदी रही सरकार फरीदा, डूब गई रूही यार फरीदा। नाज़रीन, ये किसी ने बाबा फरीद के नाम का एक कता लिखा है जो मैंने आपकी नज़र किया है, और ये बिल्कुल ऐसे ही इस वक्त सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान की। ये रूही के बारे में, ये पूरे पाकिस्तान की ऐसी ही सूरत हाल है। नाज़रीन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब साइम रशीद साहब से कि वो सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस वक्त जो इस साल जितना मुझे याद पड़ता है कि 1988, 2010 और 2022 ये बड़े बड़े सैलाब जो पाकिस्तान की तारीख के हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि 2022 का सैलाब सबसे बड़ा सैलाब डिक्लेयर किया जाएगा, जब ये एस्टिमेशंस होंगी लॉसेस की और बाकी नुकसानात की। तो मैं साइम साहब से ये पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में शिद्दत बढ़ती जा रही है सैलाबों की। जनाब अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी, सबसे पहले तो जी मैं इस बात पे पूरी कौम के साथ गमज़दा हूँ, उनका शरीक गम हूँ कि जो सैलाब ने हमें मुतासर किया है। हमारे तकरीबन 3 करोड़ पाकिस्तानी इससे बिलावास्ता डायरेक्टली मुतासर हो चुके हैं। सैलाब की कोई भी किस्म है, अर्बन फ्लडिंग है, आपकी वाटर स्टॉर्म है, आपका रुतकुइयों का पानी है, रिवर फ्लडिंग है, आपका वाटर क्लाउड ब्रस्ट है, कुछ भी है, ये सारे का सारा जो सैलाब है ये अपनी मुख्तलिफ हैत में पाकिस्तानी अवाम को, स्पेशली जो इन इलाकों के बसने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों को शदीद मुतासर कर चुका है। तो मैं सबसे पहले अपील करता हूँ पूरे अहलियान पाकिस्तान से कि किसी के पास जो भी वसाइल उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, इस वक्त उनको इन मुतासिरीन की मदद के लिए इस्तेमाल में लेके आए, और यही हमारा इस वक्त कौमी फरीज़ा है। अब हम बात करते हैं जी कि सैलाब पाकिस्तान में इतनी शिद्दत से क्यों आया। देखिए बिन्यामिन साहब, ये सैलाब पाकिस्तान में जो आया है ये अब हर साल आते ही रहेंगे। ये क्लाइमेट चेंज का नाम तो बहुत दोस्तों ने सुना है, ये क्लाइमेट चेंज ही है। इसमें आपका मौसम जो है वो शिद्दत का शिकार हो जाएगा, शदीद गर्मी बढ़ेगी, शदीद सर्दी बढ़ेगी, पैटर्न चेंज हो जाएगा, मौसम आगे पीछे हो जाएंगे, बहार आपकी ख़त्म हो जाएगी, ख़ज़ां ख़त्म हो जाएगी, आप शदीद गर्मी से शदीद सर्दी में चले जाया करेंगे, शदीद सर्दी से आप शदीद गर्मी में आ जाएंगे। दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना हमारा सर्द था, वो मुतदल हो सकता है। आने वाले वक्तों में 20, 25, 30, 40 साल बाद गर्मी चेंज हो सकती है, आपके दिसंबर में जा सकती है, सर्दी आपकी जून में आ सकती है। ये सब क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हर वक्त ही रही, कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लाइमेट चेंज नहीं रही। ये एक अल्लाह का सिस्टम है, निज़ाम है, चलता आ रहा है। लेकिन 18वीं सदी के बाद जो इंसानी एक्टिविटी थी जिसने बड़ी शिद्दत से इस अर्थ को, इस दुनिया को, इस खित्ते को, इस कुदरत को मुतासर किया, और 20वीं सदी में तो इसमें बहुत शिद्दत पैदा हो चुकी है। कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, ग्रीन गैसेस हैं जो हम पैदा करते जा रहे हैं, हमारे कारखाने काम कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, हम अपने जंगलात में खात्मा करते जा रहे हैं, शहर वसी होते जा रहे हैं, हम बिला दरीक सिंथेटिक लाइफ में जा रहे हैं। उसकी कीमत है, वो कीमत क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है और हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। मतलब एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, शऊर दिया है, रिसर्च दी है, और रिसर्च मौजूद है जिससे फ़ायदा उठाकर हम इस एनवायरनमेंट की चेंज का मुकाबला कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दुनिया के बहुत से ममालिक में इसका मुकाबला किया जा रहा है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में भी, चाइना की एग्जाम्पल ले लें, उन्होंने बहुत सारे डैम बना के इस एनवायरनमेंट चेंज को किसी हद तक काबू पा लिया। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारा जो भी हुक्मरान आया वो अपनी ज़ात के लिए रहा, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया भी गया तो वो इतना नाकाबिले ज़िक्र है कि उसका आवाम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। सैलाबों की आप बात ले लें,
अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का मीठा पानी, अरबों डॉलर का मीठा पानी, जो कि आपके आने वाले कई सालों तक खुशहाली का खात्मा कर सकता था, बलूचिस्तान को हरा कर सकता है, थल को हरा कर सकता है, थर को हरा कर सकता है। हमारी जो ऐसी ज़मीनें जहाँ पानी दस्तियाब नहीं है, जहाँ पे ट्यूबवेल बोर करते हैं नहरों की में पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से, उनका खात्मा कर सकता था। नहरें सारा साल चल सकती थी। ये एनरिच न्यूट्रिएंट्स गज़ा से भरपूर पानी था, लेकिन हमने इसको अफसोस ज़ाया कर दिया। इसकी कीमत लगाएंगे, ये कई 100 अरब डॉलर बनती है इस पानी की कीमत। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैं बरसाता हूँ, सब्ज़ा उगाता हूँ, बाहर आसमान से बारिश बरसाता हूँ। अच्छा, ये एक कंसेप्ट आपको बता दें कि बारिश का कंसेप्ट क्या है। लाहौर में बारिश लाहौर के लिए बरस रही है, वो फैसलाबाद के लिए नहीं बरस रही, उकाड़ा के लिए नहीं बरस रही। हमने लाहौर को सारा पक्का कर लिया। कराची की बारिश कराची में बरस रही थी, सारा कराची पक्का हो गया। जो जमीन में पानी लीच डाउन करना था उसके रास्ते हमने बंद कर दिए। हाँ, हमने ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है इस वक्त। हमने रास्ते बंद कर दिए। हमारे पक्के शहरों ने, पक्के फर्शों ने, पक्की सड़कों ने मजबूर कर दिया कि पानी रन ऑफ करके यहाँ से बह करके कहीं और चले जाए। इसीलिए हमारे शहरों के अंदर डे बाय डे जो ज़ेरे ज़मीन पानी की गहराई इसमें कमी होती जा रही है। ये मेन रीज़न है। और अभी आप देख लें, पाकिस्तान में इस वक्त जो बारिशें आई, सैलाब आया, ये कोई मामूली तबाही नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से एस्टिमेशन है, लेकिन अभी आपसे फर्दर। अच्छा सैमसंग, मेरा सवाल ये था कि अगर हम एक मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जो फिगर्स दिए जा रहे हैं उसमें 80% 80% जो पाकिस्तान है वो सैलाब की जद में है। वो अगर आप स्क्रीन पे दिए गए मैप पे देखें तो आप जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है ये सारा सैलाब ज़दा इलाका है। और इसके अलावा जो हमारी कॉटन की क्रॉप थी 80% ज़ाया हो गई है सिंध में और पंजाब में भी, और बाकी जो सब्जियां थी वो ज़ाया हो गई। मुझे याद है कि हमने कुछ अर्सा पहले, कुछ 4 महीने पहले प्रोग्राम किया था, उसमें हमने वार्न किया था कि इस साल रूटीन से ज़्यादा सैलाब आएंगे, ज़्यादा बारिशें होंगी। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स, कोई एहतियाती तदाबीर की हों? देखें बिन्यामिन साहब, ये हमारे हुकूमती जो अदारे हैं उनकी तो नाअहली में कोई शुबा ही नहीं है। पूरी दुनिया में इस वक्त आपकी रिसर्च इतनी बेहतर हो चुकी है कि एक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन रखने वाला अगले पूरे महीने की प्रेडिक्शन दे सकता है कि कब बारिश होगी और कब नहीं होगी, मौसम किस शिद्दत में रहेगा, कैसा रहेगा। इन लोगों के पास तो बहुत अच्छे वेदर स्टेशन हैं, ये कर सकते हैं, रडार है इनके पास, इनको सब इन्फॉर्मेशन थी, ये पुश्ते मजबूत करते। हर साल फंड्स एलोकेट होते हैं दरियाओं के पुश्ते मजबूत करने के, सुपरबंद को बेहतर करने के। कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्लानिंग नहीं की गई, आपका कुछ भी नहीं किया गया। अब आप देख लें पाकिस्तान में जो सैलाब आया, तो बेसिकली हमारा जो सा एस्टिमेशन आपने बात की थी सवाल में कि कितना एस्टिमेशन है, तो मैंने एस्टिमेट लगाया कि 20 लाख घरों को तो मुख्तलिफ मकामात पे कहा गया कि जिसमें कच्चे पक्के घर मिलाकर हैं कि जो डैमेज हुए या उनकी अंदर नुकसान पहुँचा, जिस भी नुकसान पहुँचा है। अगर आप एक कच्चे घर की कॉस्ट 5 लाख लगाएं तमीर की कॉस्ट, और एक पक्के घर का जो उसका मेंटेनेंस का खर्चा 5 लाख रुपए लगाएं, तो 20 लाख घरों का ही जो सा आपका खर्चा ये 1000 अरब तक पहुँचता है। उसके बाद आपके जो रकबा मुतासर हुआ है उसमें सबसे बड़ा मुतासर आपकी फसल तो गई 15 लाख एकड़ पे कॉटन आपकी डैमेज हो गई, आपका चारा जात खत्म हो गए, आपकी सब्जियां खत्म हो गई, आपका लाइफ स्टॉक का जो नुकसान हो रहा है, इस वक्त 1 मिलियन लाइफ स्टॉक की बात कर रहे हैं। 1 मिलियन का मतलब ये है कि अगर एक की कीमत आप ऑन एवरेज गाय भैंस बकरी मिलाकर 50,000 भी लगाएं तो 1 मिलियन का मतलब है 50 अरब का नुकसान तो आपका ये हो चुका है लाइफ स्टॉक का। उसके बाद आपका 750 किलोमीटर पे सड़कें मुतासर हुई हैं, उनकी आप देखें बह गई हैं, ब्रिजेस बह गई हैं, डैम टूट गए हैं। उसके बाद आपका जो जरी रकबा था उसके अंदर जो आपके बोर थे पानी के सारे बंद हो गए सैलाब की मिट्टी से। आपके शहरों के अंदर 2-2, 3-3 फुट गर्द जम गई है। ये जब आप एस्टिमेट करेंगे, लोगों का बिस्तरा, उनके कपड़े, उनका फर्नीचर सब डैमेज हो गया है, और इसके बाद आने वाले 3 साल इस डैमेज को कंट्रोल करने में लगेंगे, और जो नुकसान है वो उसका हम फेस करेंगे अगले 3 सालों में कम से कम। तो ये 3 से 4 हज़ार अरब की बात बनती है। ये कोई मामूली नुकसान नहीं है, और ये हमारी जीडीपी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। तो सर आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट इतने बड़े नुकसान को किस तरह कंपनसेट कर सकती है? हमारा खजाना तो पहले खाली है। देखिए, गवर्नमेंट इसके लिए कंपनसेट कैसे कर सकती है कि इसके पूरे के पूरे जो क्लाइमेटिक चेंज है इसको इसका केस ना कर यूएन में सबमिट करे कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेटिक चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और इस क्लाइमेटिक चेंज में जो शरीक पार्टनर हैं वो सारे के सारे मगरबी ममालिक हैं जिनकी इंडस्ट्री ने इस क्लाइमेटिक चेंज को स्पीडअप किया। पाकिस्तान का हिस्सा नाज़िम बताता चलूँ कि क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में 10% से भी कम है, लेकिन पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। जियोग्राफिकल कंडीशन, पोजीशन, हमारी लोकेशन ऐसी है कि ये हमारे ना चाहते हुए भी इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। साहब, मैं आपको करेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान का हिस्सा तो 1% भी नहीं है ग्लोबल वार्मिंग में।
लेकिन हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो से नताइज हैं वो अपने हिस्से से कहीं ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इसका हल ये है कि यूएन में केस किया जाए, उनको बताया जाए, अपना केस पेश किया जाए मगरबी ममालिक के सामने, वेस्टर्न कंट्रीज के सामने, इंडस्ट्रियलिस्ट ममालिक के सामने कि आपकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे ये असर पड़ा है, तो आप हमें इसकी कंपनसेशन दें। हमारा जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है उसके अंदर में फंड्स दें और मेरे ख्याल में इनको देने पड़ेंगे। ये ऐसी बात नहीं है, ये इसको सिर्फ मुतासर कुन तरीके से पेश करने की बात है और पूरी कौम यकजा होकर बात करे। और इसके अलावा ये है पाकिस्तान में रिहेबिलिटेशन, मैं इस पर फिर वो कंसेप्ट पेश करूँगा, वन फैमिली वन स्पोर्ट, कि आपके पास अगर वसाइल है तो आप एक फैमिली की रिहेबिलिटेशन के लिए कोशिश करें, जिसे आप इस्लामी भाईचारा कह सकते हैं। आप ये मत करें कि जो भी आ रहा है उसको 100 रुपये 200 500 रुपये दे दें। आप कोशिश करें एक फैमिली के लिए जो उनका लॉस हुआ है कपड़ों का, बर्तन का, फर्नीचर का, घर की रिपेयर का, आपकी हालात इजाजत देती हैं। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है सर। ये बताएं कि अब तक के जो भी रिपोर्ट्स आ रही है फील्ड से, आप भी फील्ड में फार्मर्स के पास जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के इदारों का, गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री का और बाकी जो इंटरनेशनल इदारे हैं और पाकिस्तान में जो काम कर रही एनजीओज हैं, इनका अगर आप रोल डिफाइन करें और किसने कहाँ कितना काम किया, तो ये इनको आप गवर्नमेंट को कहाँ देखते हैं इस वक्त? देखिए जी, सैलाब ज़दगान की मदद करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का और नेशनल एंड प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का, जो कि हम बना चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली सरकारी इदारे बिल्कुल इसमें नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसके बाद आपकी दीगर जो मजहबी आपकी तंजीमें हैं, जिनके उनके फ्लाई इदारे हैं, वो इस वक्त खातिर ख्वाह काम कर रहे हैं, मुतासर कुन काम कर रहे हैं। सियासी आपकी जमातें जितनी भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो सियासी जमातें स्वाई शोबदाबाजी के बातों के अलावा कुछ नहीं कर रही और फ्लॉप हो चुकी है। उनकी हकीकत खुल चुकी है कि वो किसी भी पोजीशन में नहीं है, उनको सिर्फ इक़्तिदार से गर्ज है, खा कोई भी जमात हो। बिल्कुल ऐसी है जी हुकूमत इस वक्त। नाज़रीन, जो फील्ड से हमें भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, फार्मर बता रहे हैं जानवर बह रहे हैं और जानवर जो बच गए हैं वो भूखों से मर रहे हैं और अगले कई सालों तक उनकी जो भूख है वो उसकी वजह से नॉन प्रोडक्टिव हो जाएंगे, मतलब उनकी पैदावार उस लेवल की नहीं रहेगी। सैम साहब, ये बताएं कि जो ज़राअत में आप नुकसान इस वक्त हुआ है वो कितने सालों में पूरा होगा वो गैप फार्मर्स का? देखें जी, इस वक्त जो नुकसान आ चुका है फार्मर को, अगर उसकी एक क्रॉप डैमेज हो जाए तो उसको आगे 3 क्रॉप्स उसकी पिछली एक क्रॉप को कवर करने में लग जाती हैं। उनसे वो कमा कर वो पिछली क्रॉप को कवर करता है, जिसको नुकसान की बात कर रहे हैं। गुजारा तो उसका चलता रहता है, लेकिन ये जो अब हालात हैं, उसके घर भी डैमेज हो गए हैं, उसके बोर बंद हो गए हैं, उसके खाले बंद हो गए हैं। तो अब तो हालात डैमेज बहुत बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले 5 साल मिनिमम फार्मर को चाहिए कि उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, उससे एनजीओ की सपोर्ट हो, उसकी एक्सटेंडेड फंडिंग हो। उसके बाद जाके फार्मर इस पोजीशन में आएगा कि वो 2000 लाख से पहले की पोजीशन में आ सकेगा। मुतासरा फार्मर की बात कर रहा हूँ। और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, कल मैं सुन रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि 361 अरब रुपए के आसान कर्जे दिए जाएंगे। स्टेट बैंक ने कहा फार्मर्स को ज़राअत वालों को देंगे। तो सर, कर्जे वो वापस कहाँ से करेंगे? आप उनको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम लॉन्च करें कि जी आपकी क्रॉप है, आपका वो बंद हो चुके हैं, बोर बंद हो चुके हैं, आपके ट्यूबवेल खत्म हो चुके हैं, आपकी मशीनरी सारी तबाह हो चुकी है, हम आपको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम देते हैं। और रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के पास तो पैसा नहीं है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं आपके सामने, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट इसके लिए इंटरनेशनल स्कूप इशू कर सकती है और उसके ऊपर उनको बात कर सकती है कि अगर हमारी जो इस वक्त ज़री पैदावार है, पाकिस्तान की ज़री पैदावार खाली पाकिस्तान के लिए नहीं है, इंटरनेशनल दुनिया को फीड करती है। हम लोगों को चावल देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हम फल एक्सपोर्ट करते हैं, हम राइस और मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, हम सिट्रस एक्सपोर्ट करते हैं, हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, डेट्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम लाइफ स्टाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनसे लोगों से बात कर सकती है जी, अगर आप लोग इसको हमें इस पर फंड नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल तौर पर फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो सकता है। और इस पर अब हमें करें कि हम इसको जल्दी क्रॉप कर लेंगे और दुनिया भी इससे महफूज रहेगी जो नुकसान आने वाला है। सर, ये बताएं कि इस वक्त जो भी सिनेरियो इस वक्त चल रहा है सैलाब का और बाकी सूरत हाल आपके सामने है, तो हल क्या है लॉन्ग टर्म, जिसे हम पायदार हल कहते हैं? हम आइंदा सालों में बारिशें तो देखें होनी है, इससे ज़्यादा होनी है, तो आइंदा सालों में हम किस तरह सैलाबों से महफूज रह सकते हैं? सर, लॉन्ग टर्म हल सिर्फ डैम्स हैं, वाटर रिजर्वायर्स हैं। देखें, अरबों डॉलर का हमने पानी ज़ाया कर दिया। मैं अब आपको थोड़ी सी इसकी देता हूँ। इस वक्त भाषा डैम बन रहा है और 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। भाषा डैम का जो बहुत बड़ा डैम है, उसके अंदर 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी आपका स्टोर हो जाएगा, जो कि तरबेला से 40% ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट डैम कालाबाग डैम है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए सर, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, अगर जियोग्राफिकली आप शुरू हो कि पाकिस्तान के पहाड़ों का पानी कहाँ से आना शुरू होता है,
और किस रास्ते से पंजाब में दाखिल होता है और फिर सिंध को डुबोता है सारे को। चलिए, तो अगर ये हम सीक्वेंस के साथ एक इसकी तस्वीर कशी करें तो वो क्या हो सकती है? देखिए, अब आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। मेरी ये हैबिट है नॉर्दर्न एरियाज को विजिट करना, और जब जाता हूँ तो मैं उधर तमाम नदी नाले उनके मैप्स लिखता हूँ, कौन सा कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है, किसको जाके कहाँ मिल रहा है। आप सवात से शुरू हो जाए। दरिया सवात जिसको हम कहते हैं, जो कि मंगोरा में नजर आता है, ये कई दरियाओं का मंबा है। इसमें एक दरिया आपको जो पीछे से कलाम में पीछे से आ रहा है, इसे कहते हैं ब्लू वाटर कहते हैं, वो सीधा आ रहा है। उसके अंदर कलाम से कुछ पहले आपका गिब्राल से दरिया गिब्राल आके मिल रहा है। उसके बाद कलाम के क्रॉस करते ही उशू से आपका जो आ रहा है, मॉडर्न लेक से आ रहा है, दरिया उशू, आपके रिवर उशू आपको मिलता है, आके मिल रहा है। ये 3 है। अब गिब्राल पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, आपका काम कर रहा है। अब अगर आप देखें तो हम उशू पे एक डैम आपका बन रहा है, इस वक्त हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, गिब्राल पे बन रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, डैम बन रहा है। इसी तरह आप ब्लू वाटर पे बना सकते हैं। तो क्या होगा कि ये रूटीन में बहते रहेंगे, और खुदा ना खास्ता एक्सेस वाटर आ जाता है, क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है, ग्लेशियर ब्रस्ट होता है, तो काफ़ी ज़्यादा पानी ये पीछे ही इनमें ज़खीरा हो जाएगा, और हम इसको दरिया के अंदर फ्लडिंग के बजाय, फ्लैश फ्लड के बजाय हम कंट्रोल वाटर छोड़ सकेंगे। उसके बाद सवात रिवर 235 किलोमीटर लंबा है। वहाँ से कलाम से लेकर आपके मंगोरा तक इसमें रास्ते में एक और डैम बन सकता है। मेहरीन के बाद वहाँ पे डैम बनाए, फिर मंगोरा से लेकर ये सवात रिवर जो ड्राई काबुल में एंटर होता है, वहाँ तक एक डैम और बनाए, इन पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए। ये जगह जगह कंट्रोल लगते रहेंगे आपका वाटर रिजर्वर होता रहेगा, क्योंकि एक ही रूट है, तो एक ही पानी को आप मुख्तलिफ मुकामात पे जमा करेंगे और इस्तेमाल करते रहेंगे, बिजली पैदा करते रहेंगे। कोई लता पानी आपको नहीं चाहिए। ड्राई काबुल आपके अंदर एंटर हो रहा है, अपने एजेंसी से एंटर हो रहा है पेशावर के पास, तो अटक से पहले, अटक में जाके वो ड्राई सिंध में मिलता है। आप अटक से पहले उसमें देखें मुनासिब जगह पे एक डैम बनाया जाए ड्राई काबुल में, ताकि जो ड्राई काबुल का पानी एक्सेस आता है तो उसको वहाँ पे रिजर्वर कंट्रोल किया जाए। उसके बाद ड्राई सिंध, स्कर्दू, गिलगित, जितना भी आपका कोस्तान है, सारा पानी ड्राई सिंध में आता है सारा। वो भाषा डैम पे, इस पर भाषा डैम बन रहा है, भाषा डैम पे 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी की स्टोरेज है, बहुत फायदा हो जाएगा। ड्राई सिंध गर्मियों में तकरीबन 2 से 3 लाख क्यूसिक फुट पानी उसकी नॉर्मल उसकी ये इन्फ्लो है उसका। तो वो आप अगर देखेंगे तो 18 से 20 दिन का पानी आपका ड्राई सिंध का भाषा डैम को भरने के लिए चाहिए होगा। उसके बाद आपका तरबेला फिल होगा। अभी अरसा ने रिपोर्ट की है कि 7 दिन पहले तरबेला फुल हो चुका है। अब जितना पानी आ रहा है सारा बाहर को अखराज हो रहा है, हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो भाषा बढ़ने के बाद तरबेला भर जाएगा। तरबेला के बाद आप कालाबाग डैम पे इसको ज़खीरा कर लेंगे सेम पानी को। कालाबाग डैम 6.4 मिलियन एकड़ फीट है, तरबेला से आप 5 से 7% ज़्यादा उसके अंदर कैपेसिटी है, तो हाइडल पावर पैदा करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इंडस को मुकम्मल कंट्रोल कर लिया कालाबाग तक। अब कालाबाग से आगे दीगर दरिया इंडस में मिलते हैं, रोहतवेयों का पानी आता है। जब दरिया का बेसिन खाली होगा, पीछे हम पानी रोकी जा रहे हैं, तो जितना भी सैलाब आएगा, फ्लैश फ्लड आएगा, दरिया इंडस का जो जिसे बेड कहते हैं उनको अपने अंदर समोलेगा, उनको अपने अंदर ज़खीरा कर लेगा। और साहब आपने बड़ा खूबसूरत तस्वीर कशी की है। सवाल ये पैदा होता है कि ये करेगा कौन? सर ये हुकूमतें करेगी ना, आप और मैं नहीं कर सकते। हुकूमतें? तो जो हुकूमत मुल्क से वफादार होगी वही करेगी, जो रियासत से वफादार हुकूमत है वही। सर 40 सालों से कालाबाग डैम की मशीनरी को जंग लग चुका है। नाज़रीन आपको बताता चलूँ, 3 साइडेड कंस्ट्रक्टेड डैम है, सिर्फ पानी का आउटफ्लो है, उसके ऊपर बंद बनने वाले हैं। और 40 सालों में हम बाहसियत कौम इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले सके, इसको पोलिटिसाइज कर दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मौजूद है कि कालाबाग बिल्कुल महफूज है। जायका की रिपोर्ट मौजूद है कि कालाबाग डैम बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए और बिल्कुल महफूज है, किसी किस्म का किसी सूबे का नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद सैम साहब क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर आज तक ये कौम डिसीजन नहीं ले सकती? सर ये पॉलिटिकल एजेंडा है, और इसमें गैर ममालिक जो थे पाकिस्तान के लिए नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो जहरीला प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। और जहरीले प्रोपागेंडा में हमारे कुछ सियासतदान और कुछ मजहबी रहनुमास की गिरफ्त का शिकार हो जाते हैं। और वो मैं नहीं कहूँगा मुल्क दुश्मन है, वो उतने ही मुल्क दुश्मन है जितने हमारा ये जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं। वो जहरीले प्रोपागेंडा को अवाम के जहन में नक्श करते हैं और इसके अंदर मजमूम मकासद से अपने बेनिफिट लेते हैं, सिर्फ अपनी ज़ात को, अपने खानदान के लिए वो पूरे मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कालाबाग डैम बनने के बाद। इधर आप जेहलम को देख लें, हमारा दूसरा रिजर्वर क्या है, जेहलम है। आप ड्राई नीलम और जेहलम के ऊपर मुजफ्फराबाद से पहले 2 से 3 डैम बना सकते हैं। मुजफ्फराबाद के एग्जैक्टली बाद में 10 किलोमीटर बाद ड्राई कुनहार जो है वो जो निकलता है नारायण वगैरह से, वो आके ड्राई जेहलम में एंटर होता है। आप उसमें गरीब हबीबुल्लाह में आपने डैम बनाया, उस डैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे हाइड्रो पावर पैदा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर आप मुजफ्फराबाद से लेकर आप ड्राई जेहलम जो बंगला तक जा रहे हैं, दरमियान में आप मुख्तलिफ मकामात पे आप मजीद वाटर रिजर्वायर को आला के बाद बना सकते हैं।
आप उनमें पानी जखीरा कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, मंगला पे प्रेशर कम हो जाएगा। आपके पास तो इतने वसाइल है, पाकिस्तान अगर चाहे तो 50,000 मेगावाट से लेकर 1 लाख मेगावाट तक मजीद बिजली पैदा कर सकता है हाइड्रो पावर से, जो कि बहुत सस्ती होगी। जी बिल्कुल साइम साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का पाकिस्तान के हक में होना ज़रूरी है। नाज़रीन, ये जो सारी डिस्कशन चल रही है, ये हमारा चैनल बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, हमारा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आपको बताऊं कि किसी सियासी पार्टी ने इस कालाबाग डैम के ऊपर और बाकी जो सैम साहब ने आपको डैम्स बताए इनके ऊपर बिल्कुल सीरियसली नहीं सोचा, क्योंकि उनके नज़दीक सियासत ज़्यादा अहम है तरक्याती कामों से। मैं आगे इस पे बढ़ूंगा, बात करूंगा कि कालाबाग से आगे आप जब जाएंगे तो आपका जो जितना आपके बैराज और रिवर सिस्टम है, जब हमारे पास वाटर रिजर्वर आ गया तो हम मजीद नहरें निकाल सकते हैं। हम मजीद नहरें निकाल के मीठे पानी को, जो मीठा एनरिच न्यूट्रिएंट्स वाला पानी है, इसको पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में पहुँचा सकते हैं। हमारी शमाई नहरें भी सलाना बन जाएंगी, हर साल बहेंगी। हम अपने 1.5 करोड़ एकड़ ज़मीन को जो पानी की वजह से नहीं हम काश कर सकते, काश कर सकेंगे। सर ये बहुत बड़ा हमें इजाफा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ। उसके बाद मज़े की बात ये है कि आप देखें, आपने अर्बन फ्लडिंग का कैसे करना है। आप अर्बन फ्लडिंग में है, शहरों में आपके आ रहे हैं, आप वाटर रिचार्ज बनाएं। आप मॉनसून के इलाकों में वाटर रिचार्ज बनाएं और जो एक्सेस पानी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा फील्ड में आता है, उस ज़मीन को वापस कर दें। ईजी है, इस पर खर्चा कोई नहीं आपका। आप नशेबी इलाकों में, हर फार्मर के पास ये होना चाहिए कि अपने नशेबी इलाके में पॉन्ड बनाए। जो पहले कल्चर था, पॉन्ड के साथ फेंसिंग कर दे ताकि महफूज हो। उस पॉन्ड में आपका तमाम बारिश का पानी जखीरा हो जाएगा, उसको आप पंप करके इस्तेमाल करें। ये सारे के सारे हमारे लोकल लेवल मैनेजमेंट है। बाकी सैलाब में आप देखते हैं, सैलाब आता है, हज़ारों लोग नकल मकानी करते हैं। मेरा इसमें एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि आप बड़े देहात, बड़ा गाँव है जिसमें 8-10 हज़ार आबादी है, उसमें 1 एकड़ का टीला बना दें। 15 फुट हाइट का टीला और 15 फुट से ऊपर पानी नहीं आता। उसकी स्लोप में स्टोन पिचिंग कर दें ताकि वो रन ऑफ कशकाट ना हो, उसकी पानी से वो बह ना जाए। उस टेले के ऊपर मुकम्मल सिटिंग का अरेंजमेंट कर दें, उस पर शेड बना दें, उसके ऊपर आप बाथरूम टॉयलेट बना दें, उसमें हमारा खाना बना दें, उसमें एक हेलीपैड रखें और जैसे ही आपका रिवर फ्लड सिस्टम आता है, आपको पेशेंगी होती है, आप उसके अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी शिफ्ट करें और जैसे फ्लड आए लोग उधर शिफ्ट हो जाएं। जी सैम साहब, गवर्नमेंट को जरूरत है इनको शिफ्ट करने की। सैम साहब, मेरा आपसे टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि इस वक्त हम जितना भी सैलाब आया है, इससे अगर हम कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालना चाहें, जैसे हमारी गंदम की आगे फसल लगने वाली, तो ये फार्मर को इसका कोई पॉजिटिव यूज बताएं, ये जो अब सैलाब आया है और बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। मैं परसों देख रहा था, दरिया बुलान सारा ग्रीन हो गया, थल और थर सारे ग्रीन हो गए। हमारे पास जो लाइफ स्टॉक का चारे की कमी आई थी, वो सारे का सारा ग्रेजिंग के ऊपर चल जाएगा। हमें ग्रेजिंग के लिए बहुत सारा स्टॉक मिल गया, बहुत सारी हमें खुराक मिल गई। हमारे जो उनसे मवेशी हैं वो चर के अपना गुजारा कर सकेंगे। नेचुरल ग्रेजिंग से उनकी हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी और वो तरह तरह के जो से हैं तो सब्जे से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, उनकी प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। सैलाब की वजह से इंतहाई ज़रखेज़ मिट्टी की लेयर आपके खेतों में आ गई है। इस लेयर में आपका सैलाब डेफिनेटली कोई फसल काश नहीं कर सकते, इसको 1.5 से 2 महीना लग जाएगा वतन में आने में। उसके बाद आप गंदम की अर्ली काश करेंगे, क्योंकि ज़रखेज़ मिट्टी है, आपके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम हो जाएगा। आपका फर्टिलाइजर का 100-150 रुपये बचा के जो गंदम में लगता है, आप इससे वही पैदावार ले सकेंगे और बम्पर क्रॉप ले सकेंगे। हर चीज़ के अंदर जो सी बेहतरी भी होती है और उसके नुकसान भी होते हैं। हर नुकसानदेह चीज़ भी बेहतरी लेके आ रही होती है और हर बेहतरी वाली चीज़ भी नुकसान लेके आ रही होती है। नाज़रीन, आपने देखा आज की ग्रेट डिबेट में किस तरह हमने सोल्यूशन बताया चीज़ का। अगर हुकूमत करना चाहे तो हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है, टाइम लग सकता है। साहब, मैं एक छोटा सी और इनपुट देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के चैनल से हवाले से कि हम तैयार नहीं हैं। देखिए, हमें तैयार होना चाहिए। एक गांव की, जिससे मैंने बात की, टेले की बात की थी कि सर हर साल बारिश आती है, हर साल सैलाब आते हैं, कब तैयार होंगे? यही हम तैयार नहीं है। हम तैयार होना चाहिए कि हम वहाँ पे, हमें पता हो हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारे पास जिम्मेदारियों का तयन नहीं है। मतलब अगर आपका सपोज कर ले, कराची की बात कर रहे हैं, कराची में आपका अर्बन फ्लडिंग हुई, मोहल्ले में हर गली में लोगों की जिम्मेदारियाँ हों कि फ्लडिंग होगी तो मैंने क्या किरदार अदा करना है, कहीं फायर लगती तो मेरा क्या किरदार है। हर लोगों की, शहरियों की जिम्मे जो होता है, सिविल डिफेंस होता है या इमरजेंसी रिलीफ होते हैं, जिम्मेदारियाँ लगी हों और उस पर इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए साल में 2 मरतबा, वो रेडी हों अपनी जिम्मेदारियों के लिए। इसी तरीके से हम जो कलेक्टिव अपनी कोशिशों से इन आफात पे काबू पा सकते हैं, बल्कि इनका जो सा मैग्नीट्यूड है इनके आफात के नुकसान का, उसको बिल्कुल हम मिनिमाइज कर। जी साहब, बिल्कुल। बाहसियत कौम, नाज़रीन, ये इंतहाई अहम चीज़ें हैं। बाहसियत कौम, हमें इनको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए, इन पर अमल करना चाहिए। ये जो कुदरती आफात होती हैं, इनसे मिलके ही निपटा जा सकता है। नाज़रीन, किसान भाई हमारे भाई हैं, खेतों में बैठे जो काम करते हैं, हमें उनका दुख है जिनकी फसलें तबाह हुई। हम यहाँ बैठ के दुख कर सकते हैं, आपकी आवाज़
हुकाम बाला तक पहुंचा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका अजाला नुकसान का अजाला किया जाएगा। इसके साथ ही हम नहायत मशकूर हैं साइम रशीद साहब के आज की ग्रेट डिबेट का हिस्सा बनने पर। और नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।